जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी को पता है कि एक फ्री लेक्चर सीरीज है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि कॉपीराइट एक्ट 1957 जो भी पोर्शन हमारे नेट एग्जाम में कवर हो सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस सारे पोर्शन को मैं एक लंबी वीडियो में ले आऊँ। भले ही वो वीडियो दो दो घंटे की हो या 3 घंटे की हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था उस बात से। लेकिन हुआ क्या कि इसको पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था आप सबके लिए। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक दूसरे टॉपिक की पीपीटी तैयार होती हैं तब तक मैं आपको ये कंटेंट डिलीवर कर देता हूँ, आप इससे पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना? तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉपीराइट एक्ट। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, फिर तो आप जाइए जहाँ आपको जाना है, ठीक है? आप वहीं पे जाएंगे जहाँ आपको जाना है। लेकिन हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कहीं न कहीं मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है? तो प्लीज़ इस इनजस्टिस को जस्टिस में बदलिए और नेट नेट निकालिए। और अगर आपका ड्रीम जुडिशरी का है, तो आप जस्टिस ज़रूर बनेंगे, ठीक है? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 ये जो है, ये हमें डिस्कस करना है। और एक चीज़ समझो कि जितना भी हमारा कॉपीराइट रिलेटेड जो भी मैटर है, वो सब हम इसी से एक्ट से डील करते हैं, कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसके अंदर अब कुछ रूल्स भी हैं बेसिकली। तो रूल्स हैं 2013 के और अभी रिसेंटली अमेंडेड हुए हैं 2021 में भी, ठीक है? पता नहीं यार, लॉकडाउन के बाद से जब भी ये समय गया है ऐसा लगता है जैसे अभी ही गया है। तो 2021 वगैरह ये ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं कब चले गए। मेरी तो शादी भी हुई थी ना 2021 में, मुझे कैसे बोल सकता हूँ मैं। तो कब आया था ये? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1958। 1958 में 1 जनवरी को, 21 जनवरी को आया था। 15 इसके अंदर चैप्टर हैं, 79 इसके अंदर सेक्शन हैं, तो याद कर लेना, क्या पता यही पूछ लें। कुछ नहीं पता इनका, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये कुछ कन्वेंशन है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया इसका मेंबर है, एक बात याद रखनी है, ठीक है? कुछ कन्वेंशन है जिसके अंदर कॉपीराइट से रिलेटेड मैटर डील करते हैं, वो कन्वेंशन ये हैं। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में इनके ईयर शफल कर देते हैं, ठीक है? तो इनके ईयर याद कर लेना, जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो वैसे कर लेना, ठीक है? और इनको सीरीज में याद कर लेना, ठीक है? BURT, ब्रट, ठीक है? मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि जैसे मैं, मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है? वो आर्मी से रिटायर्ड है, तो आर्मी ब्रेट होता है। क्या होता है? आर्मी ब्रेट, समझ गए? क्या होता है आर्मी ब्रेट? आर्मी ब्रेट क्या होता है? जो आर्मी वालों के बच्चे होते हैं वो अपने लिए एक टर्म यूज करते हैं आर्मी ब्रेट, तो मैं आर्मी ब्रेट हूँ। तो बेसिकली आर्मी ब्रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा यार देखो, मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ती है। BURT। तो मैं तो मतलब अब काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रहा पापा के साथ कहीं, मैंने कोई कंटोनमेंट एरिया देखे हैं लेकिन छोटी उम्र में ज़्यादा देखे हैं। तो मैं बर्ट हो गया ब्रेट की जगह, ठीक है? तो बस ये याद रखना है, ऐसी ट्रिक्स अपने हिसाब से कुछ भी बनाओ और ख़त्म करो इस मामले को। अमेंडमेंट देख लेना कब कब हुई है, ठीक है? ये लिख रखी है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है इसमें बताने वाला। अब समझने की कोशिश ये करो कि 2013 में अमेंडमेंट हुई थी, फिर 2021 में अमेंडमेंट हुई, किसमें? कॉपीराइट एक्ट में, 1957 वाले में, ठीक है? अब कॉपीराइट एक्ट जो है वो कवर करता है किस चीज़ को? अब ये क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है ये, कि कॉपीराइट लॉ जो है वो किस चीज़ को कवर करता है? कवर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल आइडियाज एक्सप्रेशन, ठीक है? which means a particular form or manner in which information or data, sorry, idea has been manifested। किस पर्टिकुलर फॉर्म में, किस मैनर में कोई इन्फॉर्मेशन को मैनिफेस्ट किया गया है, किस आइडिया को मैनिफेस्ट किया गया है, इस चीज को कॉपीराइट एक्ट जो है वो कवर करता है। लेकिन पर्टिकुलरली एक्चुअल आइडियाज या कंसेप्ट जो हैं या टेक्निक्स जो हैं, उनको कॉपीराइट एक्ट डील नहीं करता, ठीक है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉपीराइट एक्ट नहीं डील करता, हमें लगता है कि यार ये करनी चाहिए थी, तो वो कहीं और होती हैं कवर। जैसे इसके अंदर बता रखा है, आईपी होगा यहाँ पे, आईपी नहीं होगा, आईपीआर नहीं होगा। तो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अदर भी हैं, जैसे कि प्रोसीजर, मेथड्स, प्रोसेस, इनको कवर कौन करता है? पेटेंट लॉ करता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, टाइटल, स्लोगन, सिंबल्स, इन चीज़ों को ट्रेडमार्क कवर कर लेता है, ठीक है? तो मतलब ये 3-4 भाई हैं बेसिकली एक परिवार के, तो ये काम संभाल ले भाई, शादी में ये काम संभाल ले, ऐसा काम है इनका। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है कि सीआर क्या कह रहा है, कॉपीराइट क्या कह रहा है कि भाई देखो, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्म और मैनर जिसमें इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट हो रही है, सोची जा रही है,
आइडियाज कैसे तैयार हो रहे हैं वो सब देखूंगा। एक्चुअल आइडिया क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल टेक्निक क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उससे सोच रहा हूँ, बस उसको कवर कर रहा हूँ। तो बाकी कहाँ जाएंगे, प्रोसीजर कहाँ जाएगा, आइडियाज कहाँ जाएंगे, मेथड कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं पेटेंट लॉ कहता है आ जाओ मेरे पास, मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल, स्लोगन, सिंबल्स ट्रेडमार्क हो जाते हैं। अब तुमने शायद अगर थोड़ी सी बीएलएलबी में या एलएलबी में कहीं पढ़ाई की हो, तो हमने ये चूज, ओ यार चूज नहीं, चीज जरूर सुनी होगी। क्या सुना होगा? आपने ये जरूर सुना होगा कि एक केस था, स्टारबक्स का नाम कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा, ठीक है, कोई ही होगा। चलो एनी हाउ, अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टारबक्स वगैरह सब छोटी चीजें हैं। तो स्टारबक्स एक ब्रांड है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, ठीक है, ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड है। अब उसका किसी ने सेम लोगो कॉपी कर लिया, सेम नाम जैसा सरदार बक्स रख लिया। अब स्टार बक्स का सरदार बक्स रख लिया, अब लोगों को सेम कलर, तुमने वो पढ़ा है ना, बिस्लेरी, बिलसेरी, ठीक है, बालासेरी, और ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या, एक्वाफाइन, इक्वाफाइन, इक्वाफाइन, ऐसे ऐसे स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज करके, ये सब गड़बड़ कहाँ हो रही है, ट्रेडमार्क के अंदर हो रही है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, ध्यान रहेगा आइडिया से। अब देखो कुछ टेस्ट आते हैं। टेस्ट क्या है? मिनिमम क्रिएटिविटी टेस्ट। पहले ये समझो कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं भाई, बोलो, ये किसको बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं मिनिमम क्रिएटिविटी टेस्ट को बोलते हैं। ये कहता है कि इट इज कॉपीराइट रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है? कि देखो अगर कोई पर्सन ओरिजिनल वर्क कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी। इट रिक्वायर्स दैट वर्क हैव सम क्रिएटिविटी इनपुट फ्रॉम द ऑथर इवन इफ इट्स मिनिमल। भले ही थोड़ा सा काम भले ही हो, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ऑथर की, तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मिनिमम क्रिएटिविटी टेस्ट खत्म। अब दो केस लॉग इसके अंदर नाम समझ लो, क्यों? क्योंकि ये क्या पता केस ही पूछ ले तुमसे। फिस्ट पब्लिकेशन वर्सेस रूरल टेलीफोन, और दूसरा आता है ईस्टर्न बुक कंपनी कॉर्पोरेशन वर्सेस डीबी मोदक, 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स लाइक फोन बुक इज नॉट ओरिजिनल इनफ टू फॉर कॉपीराइट। कोई बताए, टेलीफोन डायरेक्टरी है, फोन बुक है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, अब कोई कहे कि ये मेरा कॉपीराइटेड कंटेंट है, नहीं भाई, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है ये, ठीक है। तो आइडियल एक्सप्रेस डाइकोटमी, ये समझ लो ये क्या है, क्या पता इस पे क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि देखो भाई बहुत अनसर्टेन है यूजीसी नेट, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है और हर सर्कल में पेपर होता है डिफिकल्ट। तो कोशिश ये करो कि जितना समझ सकते हो उतना समझो। तो आइडियल एक्सप्रेस डाइकोटमी एक फंडामेंटल लीगल डॉक्ट्रिन है। कहाँ पे? कॉपीराइट लॉ के अंदर। क्या कहती है? डिफरेंशिएट करती है आइडियाज को और उसके एक्सप्रेशंस को, ठीक है। आइडियाज को और एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है? आइडियल एक्सप्रेस डाइकोटमी, ठीक है जी। अब देखो क्यों, दिस इज बिकॉज सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल। एक ही आइडिया है और 10 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 10 लोग 10 तरीके से इस आइडिया को अपने हिसाब से बताएंगे। पर्पस क्या है? इट अलाउज अ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन while स्टिल प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ क्रिएटर। इट अलाउज फॉर फेयर यूज एंड अदर एक्सेप्शन टू कॉपीराइट लॉ। डॉक्ट्रिन अटेम्प्टेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट इज प्रोटेक्टेड वर्सेस व्हाट इज अनप्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन बात क्या कर रही है? बात कर रही है कि भाई देखो, मुझे इतना सा बताना है, ये डॉक्ट्रिन ये बताना चाहती है कि क्या प्रोटेक्टेड है। अगर ऑथर ने ओरिजिनल वर्क किया है तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। क्या अनप्रोटेक्टेड है? वो भी यही बता रही है। जो आइडियाज हैं उसको अनप्रोटेक्टेड है। क्यों? 10 लोग हैं, 10 लोगों के दिमाग में एक ही आइडिया है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग हो सकता है। इसीलिए किसका नाम याद करना, कॉपीराइट से रिलेटेड पूछ लेंगे, कौन सा इनमें से केस है जो कॉपीराइट से रिलेटेड है। आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म 1978 सुप्रीम कोर्ट। यार तुम्हें एक चीज याद आई, आरजी आनंद से रिलेटेड एक कोलकाता साइड में रेप केस भी हुआ था ना, आरजी कॉलेज करके, है ना। तो रिसेंट सा ही है, जो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल पुरानी ही बात है, शायद 2 साल कहाँ, एक ही साल हुआ होगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं यूजली। तो इनको आपको देखना ही पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2A के अंदर एडेप्टेशन है, 2C के अंदर आर्टिस्टिक वर्क है, 2D के अंदर ऑथर है,
2E के अंदर कैलेंडर ईयर है, 2F सिनेमेटोग्राफ फिल्म, 2H ड्रामेटिक वर्क, 2K गवर्नमेंट वर्क, लिटरेरी वर्क 2O, 2P म्यूजिकल वर्क, 2Q परफॉर्मेंस सेक्शन 38 परफॉर्मेंस राइट। अच्छा ये मैंने अलग से लिखा था यहाँ पे, मैं डालना भूल गया। सेक्शन 38 परफॉर्मेंस राइट, परफॉर्मेंस राइट के बारे में बात करता है। 38B बात करता है मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर, ठीक है। तो 2QQ परफॉर्मर की बात करता है, 2X रिकॉर्डिंग की बात है, 2XX साउंड रिकॉर्डिंग की बात करता है, 2Y वर्क की बात करता है, ठीक है जी। हाँ जी, अब सेक्शन जो 3 से लेकर 17 है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट, कि कॉपीराइट का क्या सब्जेक्ट मैटर है। इन्होंने कहा देखो, ऑल सब्जेक्ट मैटर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, उनको हम वर्क बोल देते हैं। अब मुझे ये बताओ, पिछले पेज पे जाओ, थोड़ी देर में वीडियो को बैक करो और मुझे बताओ कि वर्क किस क्लॉज में डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन 14 कहता है कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। इट में बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग वर्क्स, हम बताएंगे क्या है नीचे। किसी का लिटरेचर के अंदर कोई वर्क है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है कोई, या म्यूजिकल वर्क है, या आर्टिस्टिक वर्क है, तो उन सब के लिए जिसने ही किया, मान लो ये एक्स ने किया, ठीक है, मान लो एक्स ने कोई म्यूजिकल वर्क किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि क्या लिखा क्या हुआ है। अब इसने किया कोई काम ओरिजिनल है, ऑथर है, कॉपीराइट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये जब तक जिएगा, मतलब जब तक है जान, तब तक इसका कॉपीराइट, सारा सारा डाटा इसका रहेगा, इसका है ना, सारे राइट्स इसके साथ रिजर्व रहेंगे। जैसे ये मर जाएगा, मर गया, तो 60 साल तक इसके जो LR हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास रहेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स ऑफ आफ्टर डेथ, तो इतना समझ लेना, सभी में यही आएगा। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर एप्लिक प्रोग्राम्स, इनके अंदर सबके अंदर सिर्फ 60 साल का पीरियड होता है। लाइफ टाइम लाइफ टाइम कुछ नहीं है। भले ही मान लो एक्स ने सिनेमेटिक फिल्म्स बना दी, बनाने के बाद 60 साल भी निकल चुके हैं और उम्र हो चुकी है 110 साल की, तो 60 साल जैसे ही पूरे होंगे उसी दिन से ये खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या राइट क्या है कॉपीराइट होल्डर के। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोई मेरी चीज है, अगर ये कोई चीज मेरी है, ये वीडियो मेरी है, ये नोट्स मेरे हैं, ये मेरा लोगो लगा हुआ है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा है, मतलब इसके अंदर मैं की भावना है, तो मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य के अंदर मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। वेल, मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे ये सब ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। बात यहाँ हो रही है कि जैसे कॉपीराइट होल्डर की बात हो रही है, तो कॉपीराइट होल्डर क्या कह रहा है, कॉपीराइट होल्डर कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है, ये काम है मेरा, मैं हूँ इसका ओरिजिनल ऑथर, क्योंकि मैं इसका ओरिजिनल ऑथर हूँ तो मेरे पास कुछ राइट्स हैं। राइट्स मेरे पास नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में कैसे, कि मैं तो कुछ मर्जी करूं, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तुम मेरी वीडियोस को कहीं और, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते, तुम मेरी वीडियोस को फिर से यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा, कॉपीराइट क्लेम दे दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे समझ आया कि यार जो भी मेरा काम है वो मैं तो कर सकता हूँ, मेरा राइट क्या है, मैं दूसरों को रोक भी सकता हूँ, है ना। जो इसको इलीगली तरीके से यूज करें, कोई मुझसे पूछे, कोई, अब तुम भी तो कर रहे हो, तुम भी तो यूज कर रहे हो इसको, तो तुम तो, तुम्हारे लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, तो ये थोड़ी कॉपीराइट का वायलेशन है, ठीक है। तो ओनर ऑफ कॉपीराइट पोजेस नेगेटिव राइट, नेगेटिव राइट होता है, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कि उसके काम को कोई और यूज ना करे, और अगर कोई यूज कर लेता है, अगर कोई और यूज कर लेता है, तो मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो, आज मैंने इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं इस यूट्यूब को वीडियो को यूट्यूब पे डालता हूँ, कोई एक एक्स पर्सन जो आता है वो क्या करता है, मेरी वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करता है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता है, ठीक है, जेड चैनल पे डाल देता है। अब जैसे ये चैनल पे डालता है, ये इससे पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है इस वीडियो से, कंटेंट ही इतना अच्छा है, ठीक है। मुझे नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब की तरफ से कि भैया आपके मैटर का तो हो गया काम, ठीक है, आपके मैटर का तो सिस्टम हैंग कर दिया इन लोगों ने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, पहली बात तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये वीडियो हटा दे, और तूने आज तक जितना भी इससे कमाया ना सारा मुझे दे, मैं अपना क्लेम कर सकता हूँ कंपनसेशन, ठीक है।
यूट्यूब आजकल बल्कि ये भी फीचर देता है कि उसके अंदर जो मतलब वीडियो उसकी वहीं डले रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसके चैनल से जो भी मोनेटाइज आएगा ना, जो भी मोनेटाइज, अरे यार क्या कहते हैं, कैपिटल जनरेट होगी, जो भी मोनेटाइज्ड कंटेंट होगा, जो भी पैसे आएंगे बेसिकली, वो मेरे अकाउंट में आते रहेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को डालने की गलती मत करना, मैं कॉपीराइट क्लेम दे देता हूँ, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ कॉपीराइट ओनर, दो प्रकार के हैं, इकोनॉमिक राइट्स वाले हैं, मॉरल राइट्स वाले हैं। सेक्शन 14 बात करता है इकोनॉमिक राइट वाले को, 57 बात करता है भाई मॉरल राइट्स वाले को, ठीक है। 57 के अंदर दो पर्सन और आते हैं, राइट टू पैटर्निटी और राइट टू इंटीग्रिटी। अब देखो, एक मिनट यार, कहाँ गया वो, हाँ, थोड़ा ही पढ़ लेते हैं पहले। सेक्शन 14 कहता है एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कॉपीराइट ओनर। तो अलग अलग टाइप के हैं। अब अगर बात करें ओरिजिनल लिटरेरी म्यूजिकली ड्रामेटिक वर्क हैं, तो उसके पास क्या क्या, कॉपीराइट होल्डर के पास क्या क्या वो हो सकते हैं इसके। अगर किसी पर्सन ने लिटरेरी वर्क किया है, म्यूजिक में वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क किया है, तो वो उसके पास राइट है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको फिर से बना सकता है, उसकी कॉपीज को इश्यूज कर सकता है, बांट सकता है। उसको मान लो जैसे गाने गाते हैं, बब्बू मान गाता है, तो परफॉर्म एट पब्लिक बिल्कुल कर सकते हैं, अपने शोज लगा सकते हैं। अब गदर बनी थी, गदर को फिर से गदर 2 बना दिया, है ना? कंटेंट वही है। कई पिक्चर ऐसे हैं जैसे शोले है, शोले को फिर से लॉन्च कर देते हैं वीडियोस को, है ना? तो ये चीज़ें हैं। सिनेमैटोग्राफ और साउंड रिकॉर्डिंग का कोई गाना फिर से रीमिक्स कर दिया, अपना ही गाना उठा के, तो उनके पास वो राइट्स हैं बेसिकली। ट्रांसलेट कर दिया, अब कितने सारे ऐसे गाने हैं जो साउथ के होते हैं लेकिन उसको हिंदी में बना देते हैं। एडेप्टेशन हो गया, एनी एक्टिविटी व्हिच इज़ रिलेटेड टू ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन वो कर सकते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर वर्क एंड प्रोग्राम राइट्स, तो उसमें राइट ऑफ होल्डर क्या रहते हैं, वो रह सकते हैं कि राइट टू डू एनी ऑफ द अफॉरसेड वर्क, ये जितने भी हमने बोला है ना, वो सब कोई सा भी कर सकते हैं। और इससे अलावा क्या कर सकता है, राइट टू सेल बेच सकता है, रेंट पे दे सकता है, ऑफर फॉर सेल कर सकता है उस वर्क को, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिस्टिक वर्क की, कि भाई अगर आर्टिस्टिक वर्क है तो उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिर से बना सकता है, बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकता है, कॉपी बांट सकता है, और उसको सिनेमेटोग्राफी और साउंड इफेक्ट डाल के उसको नया बना सकता है। अब बात आती है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वगैरह की, तो फिर से सेल कर सकता है, रेंट कर सकता है, ऑफर कर सकता है, सेल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। बात करें साउंड रिकॉर्डिंग की, ठीक है, तो टू मेक एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग एम्बोडिंग, उसके अंदर कोई और नई तरह जोड़ के फिर से अलग बना दे, बेच दे, गिव ऑन हायर, हायर नहीं आएगा भैया, ये क्या आएगा, क्या कहते हैं उसको, हायर, है ना? उसको रेंट पे दे दे, ऑफर फॉर सेल दे दे, और कॉपी ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग रिगार्डलेस और वेदर कॉपी हैज बीन सोल्ड और गिवन हायर ऑन द अर्लियर ओकेजन्स। राइट टू कम्युनिकेट, और एक्सप्लेनेशन 14 कहती है कि देखो एक बार, जैसे देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने एक कोई कॉपी बेच दी, ये बब्बू मान का ट्रैक था, ठीक है, पिंड पैरा लगदा लगा लो या कोई भी गाना लगा लो, यार आई होप मेरी ऑडियंस जो है वो नॉर्थ इंडिया से ही है और बब्बू मान को जानती है, ठीक है। नहीं बब्बू मान को जानती तो दिलजीत दोसांझ लगा लेना, या कोई भी तुम्हारा फेवरेट सिंगर लगा लेना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा फेवरेट सिंगर मैंने अपना लगा दिया। तो पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एक्शन ऑफ अ कॉपी विच हैज बीन सोल्ड वंस शैल बी डीम्ड टू बी कॉपी ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। तो अगर एक बार कोई कॉपी है और वो एक बार मतलब एक बार वो बिक चुकी है, एक बार वो बिक गई, मार्केट में चलेगी, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने एक्स को बेची, एक्स ने वाई को बेची, वाई ने जेड को बेची, जेड ने ए को, बी को, सी को, डी को, ऐसे चलता रहा सर्कुलेशन। ऐसा भी हो सकता है, एक्स ने वाई को बेची, वाई ने अपने घर जाके लेके तोड़ दी। लेकिन हम नहीं मानते, हम मानते हैं सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कि एक बार अगर कॉपी बिक गई तो हम मानते हैं कि ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो आज हम मॉरल राइट्स तक ही करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कंटेंट ही तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ, कंटेंट तैयार हो जाएगा डाल दूंगा वीडियो आपके लिए। तो मॉरल राइट्स सेक्शन 57 में बताए गए हैं, क्या बताता है, लिटरेरी और इंसेंटिव वर्क रिफ्लेक्ट द टेम्परामेंट ऑफ द क्रिएटर, these moral rights are supported by आर्टिकल 6 ऑफ बर्न कन्वेंशन 1886। तो ये बात ध्यान ध्यान रखनी है कि भाई देखो मॉरल, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मॉरल राइट्स हैं सेक्शन 57 में, आपने याद कर रखा था कि हाँ हाँ 57 में, इतना तो याद आ गया। अब वो पूछेगा कि कौन सी कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है, अच्छा, फिर वो इससे मुश्किल पेपर बनाना चाहता है, हाँ बताओ आर्टिकल कौन सा था।
आर्टिकल 6 था। कन्वेंशन कब की थी? 1886 की थी। समझे भैया? ओके। तो दो प्रकार के मॉरल राइट्स हैं बेसिकली, राइट टू पैटर्निटी और राइट टू इंटीग्रिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, पैटर्निटी से क्या समझ में आता है? पैटर्निटी से बाप वर्ड आया दिमाग में? पापा, फादर, 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 पापा, आया ना? और इंटीग्रिटी से क्या समझ में आता है? इंटीग्रिटी से क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि इंटीग्रिटी मतलब सोवरेन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ आया? अगर आया तो ठीक है, उसको वही रहने दो, इसको यहाँ पे लेके आओ, बाप वाले को ले आओ। अब देखो एक बात बताओ, जो बाप होता है वो अपने बेटे पे, अपने बच्चों पे अधिकार जमा जमा सकता है? बाप है, जो पैदा कर रखा है, जमा सकता है। तो अगर मैंने कोई काम किया, ओरिजिनल वर्क है मेरा, तो मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसका बाप हूँ। बिल्कुल। फादर ऑफ दिस पीपीटी कौन? राहुल। तो ऐसे ही मेरे पास अधिकार है। और जो भी लोग गलत तरीके से इसको अपना बनाने की कोशिश करेंगे कि ये पीपीटी मेरी है, या मेरे बेटे को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, 1% भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये मेरा राइट टू पैटर्निटी है। इसका मतलब है, इट मीन्स राइट टू असर्ट द ऑथरशिप ऑफ द वर्क, राइट टू फॉरेस्ट बॉल फ्रॉम अदर क्लेमिंग ऑथरशिप ऑफ द वर्क। चाहते हैं कि भाई कोई और क्लेम ना करे मेरे इस पे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। राइट टू इंटीग्रिटी में सिंपल बात है, कुछ नहीं है। अगर कोई भी पर्सन मेरे वर्क को यूज कर लेता है, तो देखो भाई, जो डैमेजेस मुझे होंगे, जो अगर उसने कुछ मॉडिफिकेशन म्यूटिलेशन किया है जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो रहा है, प्रीजुडाइस हो रहा है क्लेमेंट को, ओनर को, तो डेफिनेटली वो उसमें कॉम्पनसेशन वगैरह, डैमेजेस वगैरह सीख करेगा और लेगा, उससे लेके रहेगा। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ आया होगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ आ रहा है तो देखो, इतनी कृपा करो, मेरे साथ जस्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो वीडियो को, और बस इतना ही करो। थैंक यू।